नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जानी मानी किताब रिच डैड पुअर डैड की गहराई में उतर रहे हैं। हाँ, काफी मशहूर किताब है ये। बिल्कुल। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है। हम इसके ज़रूरी सबक, इसके असर और हाँ, इसकी जो आलोचनाएं हुई हैं उन पर भी बात करेंगे। किताब की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। दो पिता हैं, दो अलग सोच वाले। हाँ, वो अमीर डैड और गरीब डैड। हाँ, एक अमीर डैड जो स्कूल तो ज्यादा नहीं गए पर बिजनेस और पैसों के मामले में उस्ताद थे, और दूसरे गरीब डैड खूब पढ़े लिखे सरकारी नौकरी वाले, पर पैसों को लेके उनकी सोच थोड़ी पारंपरिक थी। बिल्कुल। तो देखते हैं कि उनकी अलग अलग सलाहों ने लेखक की जिंदगी पर कैसा असर डाला। चलिए खोलते हैं इसे जरा। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो ये किताब सामने रखती है वो है पारंपरिक शिक्षा और वित्तीय साक्षरता, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी का फर्क। अच्छा। कियोसाकी का जोर इस बात पर है कि स्कूल हमें पैसा कमाना तो शायद सिखा दे, पर उसे संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, अपने लिए काम पर कैसे लगाना है, वो नहीं सिखाता। और असल खेल, वो कहते वहीं से शुरू होता है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। कितने ही पढ़े लिखे लोग पैसों की तंगी से जूझते हैं। तो क्या ये वही गरीब डैड वाली मानसिकता है? अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह, पर पैसों की समझ उतनी नहीं? कुछ हद तक हाँ। किताब इसी सोच को चैलेंज करती है। वो कहती है माइंड योर ओन बिजनेस, जिसका मतलब सिर्फ अपनी नौकरी या पेशे से नहीं, बल्कि अपनी संपत्ति, अपने एसेट्स बनाने से है। अच्छा, एसेट्स? हाँ, ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें, भले ही आप एक्टिवली काम ना भी कर रहे हो, जैसे किराया देने वाली प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक्स हो गए, या अपना कोई साइड बिजनेस। और यहीं पर वो संपत्ति बनाम देनदारी वाला मशहूर कॉन्सेप्ट आता है ना? एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। बिल्कुल। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये हमेशा इतना साफ होता है जैसे ज्यादातर लोग घर खरीदते हैं? अब वो संपत्ति है या देनदारी? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और किताब इसी बारीक फर्क को समझाती है। संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। ठीक है। देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। तो अगर आपका घर किराया दे रहा है, आपकी कमाई बढ़ा रहा है, तब तो वो संपत्ति है। अच्छा। लेकिन अगर आप उसमें खुद रह रहे हैं और उसकी ईएमआई, मेंटेनेंस, इन सब पर खर्च कर रहे हैं, तो वो एक देनदारी बन जाता है, लायबिलिटी। असली वित्तीय स्वतंत्रता, वो कहते हैं, तब मिलती है जब आपकी संपत्ति से आने वाली पैसिव इनकम यानी निष्क्रिय आय आपके रोज के खर्चों से ज्यादा हो जाए। अच्छा, पैसिव इनकम खर्चों से ज्यादा। हाँ, यही वो चूहा दौड़, रैट रेस से बाहर निकलने का रास्ता है जिसका जिक्र किताब बार बार करती है। और फिर वो बात आती है जो थोड़ी चौंकाने वाली लगती है, अमीर पैसा बनाते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। इसका क्या मतलब है? कोई जादू टोना है क्या? नहीं, जादू नहीं। इसका मतलब है वित्तीय बुद्धिमत्ता, यानी फाइनेंशियल आईक्यू। फाइनेंशियल आईक्यू। हाँ, इसमें 4 मुख्य चीजें आती हैं। अकाउंटिंग, यानी पैसों का हिसाब किताब समझना। निवेश, यानी पैसे को काम पर लगाना। बाजार की समझ, मतलब ट्रेंड्स और मौके पहचानना। और कानून की समझ, जैसे टैक्स और कॉर्पोरेट ढांचे का फायदा कैसे उठाया जाए। अच्छा। कियोसाकी कहते हैं कि इस आईक्यू से आप मौके खुद बना सकते हैं, सिर्फ उनका इंतजार नहीं करते। ये सोच बदलने पर जोर है। सिर्फ नौकरी करके तनख्वाह पाने से आगे बढ़कर दौलत बनाने के अवसर पैदा करना। ये सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं वाली सलाह भी थोड़ी अलग लगती है। आजकल तो हर कोई अच्छी सैलरी वाली जॉब ही ढूंढता है ना? हाँ, पर ये लॉन्ग टर्म सोच की बात है। किताब कहती है कि करियर के शुरू में ऐसी नौकरियां या काम ढूंढने चाहिए जहां आप जरूरी स्किल सीख सकें। जैसे सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, लोगों को समझना। ये स्किल्स आपको बाद में पैसा बनाने में मदद करेंगी, शायद उस पहली नौकरी की सैलरी से कई ज्यादा। किताब डर, शक, आलस और अहंकार जैसी भावनाओं को भी दौलत बनाने के रास्ते में बड़ी रुकावट मानती है। तो कुल मिलाकर देखें तो इसकी जो सादगी है और कहानियों के जरिए समझाने का तरीका, वही शायद इसकी सबसे बड़ी ताकत है, खासकर उन लोगों के लिए जो पैसों की दुनिया में नए हैं। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि ये किताब इतनी ज्यादा बिकी। लेकिन यही सादगी इसकी आलोचना का कारण भी बनती है। अच्छा, कैसे? कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसमें ठोस प्रैक्टिकल वित्तीय सलाह बहुत कम है। ये ज्यादातर मानसिकता बदलने और मोटिवेशन देने पर फोकस करती है।
मतलब सिर्फ किताब पढ़कर सीधे निवेश या बिजनेस में कूद जाना शायद ठीक ना हो। शायद नहीं। आलोचना ये भी है कि टैक्स और कॉर्पोरेट कानूनों जैसी जो जटिल बातें हैं उनको जरूरत से ज्यादा आसान करके बताया गया है, जो असल दुनिया में थोड़ा रिस्की हो सकता है। कुछ लोग तो इस बात पर भी सवाल उठाते हैं कि अमीर डैड सच में थे भी या वो बस एक कहानी का पात्र थे। अच्छा, ये भी है। हाँ, और एक और बात, ये किताब जोखिम लेने को, रिस्क लेने को काफी बढ़ावा देती है, जो शायद हर किसी की आर्थिक स्थिति या रिस्क लेने की क्षमता के लिए सही ना हो। तो फिर इस किताब को कैसे देखना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब है या इससे कुछ ज्यादा है? देखिए, इसे एक शुरुआती बिंदु की तरह देखना चाहिए मेरे ख्याल से। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो पैसों को लेकर अपनी सोच बदलना चाहते हैं, जो नौकरी वाली चूहा दौड़ की मानसिकता से निकलकर संपत्ति बनाने और वित्तीय स्वतंत्रता की तरफ पहला कदम बढ़ाना चाहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, युवा पेशेवर? हाँ, स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स या कोई भी जो अपनी आर्थिक सोच को चैलेंज करना चाहता है, उसके लिए ये एक चिंगारी का काम कर सकती है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो कुछ मुख्य बातें उभर कर आती हैं। हाँ, बिल्कुल। पहली कि स्कूल की पढ़ाई अपनी जगह है, पर पैसों की असली समझ यानी वित्तीय शिक्षा शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। सही। दूसरी, अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं जो पैसा बनाती है, जबकि बाकी लोग अक्सर देनदारियां खरीदते हैं जिनसे पैसा खर्च होता है। तीसरी, पैसों को लेकर आपकी सोच और आपका रवैया ही आपकी आर्थिक सफलता तय करता है। बिल्कुल। चौथी, सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करना आपको बांध सकता है, पैसों को अपने लिए काम पर लगाना आपको आजादी दिला सकता है। हाँ, ये बहुत अहम है। और पांचवी, अपनी वित्तीय समझ को विकसित करना जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा है। बिल्कुल सही। ये किताब निश्चित रूप से वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में सोचने के लिए एक अच्छा स्टार्ट पॉइंट है, लेकिन एक अहम सवाल भी पीछे छोड़ जाती है ना? क्या बदल लेना ही काफी है या असल दुनिया की जो उलझनें हैं उनमें कामयाब होने के लिए ठोस रणनीतियों की, अनुशासन की और खासकर अपनी व्यक्तिगत स्थिति के हिसाब से जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट